सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक चॉइस नाउ। जो हमारे जो बेसिकली हमने 3 एलिमेंट्स का एक पूरा एंगल देखा था, उसके अंदर ये दूसरा वाला एलिमेंट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक चॉइस का। Strategic choice follows a strategic analysis and based upon the following 3 elements: generation of the strategic options, example growth, acquisition, diversification, concentration; evaluation of the options to assess their relative merits and feasibility; selection of the strategy or option of these organization will pursue. यहाँ पे वो वाली बात आती है बेसिकली स्ट्रेटेजिक चॉइस में कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, कॉम्पीट किस तरह से करेंगे, ऑपरेट किस तरह से करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, किस तरीके से कॉम्पीट करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बेसिकली आ जाती हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूं। खाड़ी, दिस इज अ लोकल ब्रांड। शमून सुल्तान भाई हमारे एक लोकल पाकिस्तानी है जिन्होंने इस खाड़ी के ब्रांड को जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, और बहुत छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसी जिंदगी में उन्होंने इस ब्रांड को बनाया और इसी जिंदगी में ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना मशहूर हो चुका है कि इस बिजनेस के थ्रू जो है वो कमा रहे हैं। ठीक है, खाड़ी ने क्या चीज नोट की, खाड़ी ने कहा यार पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा कम नहीं है, जो कमी है ना यहाँ पे वो अच्छे डिजाइन की है, अच्छे लोकल डिजाइन की है, अच्छा लोकल फैब्रिक मिले, अच्छा डिजाइन मिले, पहनते हुए उसको एक कंफर्टेबल मामला जो है वो महसूस हो। कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड जैसा नहीं था जो खवातीन की शलवार कमीज के ऊपर और इस सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो काम कर रहा हो। और आप लाइकवाइज जे डॉट की एग्जाम्पल पिक कर लें। जे डॉट का कंपेरेटिव एडवांटेज था जुनैद जमशेद साहब का अपने रिलीजन के साथ एक बहुत ज्यादा गहरा जो है वो ताल्लुक। इनके कंपेरेटिव एडवांटेज को उन्होंने इस तरीके से देखा कि यार पाकिस्तान में शलवार कमीज के अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए, वेस्ट कोट के, इस्लामिक जो मुस्लिम कैप्स होती हैं इनके, इन सब चीजों के अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये भी एक लोकल ब्रांड आपके सामने सही है। इन दोनों की अगर मैं स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात करूं, अगर हम इन दोनों की स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात करें तो खाड़ी हो या जे डॉट हो, इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें बहुत सस्ते में एक चीज प्रोवाइड करनी है। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम सबसे सस्ता शलवार कमीज बना के देंगे, या हम सबसे सस्ता फैब्रिक प्रोवाइड करेंगे, या हम सबसे सस्ता डिजाइन बना के देंगे। दे डिड नॉट वांट टू गो फॉर दैट। खाड़ी या जे डॉट की स्ट्रेटेजिक चॉइस ये नहीं थी। इन्होंने कहा यार एक्सपीरियंस बेहतरीन होना चाहिए, डिजाइन अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट था यहाँ पे, मेजर एलिमेंट, वो इन्होंने टारगेट किया कल्चर को कि यार पाकिस्तान में कल्चर क्या फॉलो हो रहा है। खाड़ी की एग्जांपल ले लें या जे डॉट की एग्जांपल ले लें, इन्होंने कल्चर को बेस बनाया सबसे पहले। यार पाकिस्तान में जो शलवार कमीज का एक रिवायती तरीका है पहनने का, बोथ फ्रॉम अ मैस्कुलाइन एंगल एज वेल एज अ फेमिनाइन एंगल, दोनों एंगल्स को इन्होंने टारगेट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जे डॉट जो है वो आगे बढ़ता हुआ परफ्यूम्स की तरफ भी गया। इन्होंने बोला भाई अच्छे अरेबिक परफ्यूम्स हों, जिस तरह सईद गनी काम करता है, अच्छे अरेबिक परफ्यूम्स हों, अच्छे इंटरनेशनल परफ्यूम्स हों, उनका जो नॉन एल्कोहलिक जो बेसिकली वर्जन हो वो हम यहाँ पे जो है वो इनको प्रोवाइड करके दें। खैर अब एल्कोहलिक में भी इतना कोई ज्यादा मसला नहीं है, आप उसको फिजिकली कंज्यूम नहीं करते, वो थोड़ी देर में वैनिश अवे उड़ जाता है। सो बेसिकली परफ्यूम्स का इतना मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा यार जो एक अच्छा कल्चर है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इधर भी इन्होंने कल्चर को टारगेट किया और खाड़ी ने भी एट द सेम टाइम इसी तरीके से कल्चर को टारगेट किया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने डिस्काउंट्स देना शुरू किया, सेल का कॉन्सेप्ट आया, डिस्काउंट्स देना शुरू किए, सेल का कॉन्सेप्ट आया। भाई लिवाइस एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन लिवाइस एक बिल्कुल अलग किस्म के जॉनरा को टारगेट करता है, वो शलवार कमीज है, इन सारी चीजों की तरफ जो है वो बाहर नहीं बढ़ता। ये जो जे डॉट का आहिस्ता आहिस्ता आना और फिर इतने जबरदस्त तरीके की शलवार कमीज लेके आए, खाड़ी ने जब पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो, और फिर इन्होंने यहाँ पे ये रुके नहीं, इन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी तो ओवरसीज भी हैं, पाकिस्तानी तो ओवरसीज भी हैं। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों का यूएस में, यूके में, कनाडा में, जो है वो अमेरिका वगैरह में इनका दिल नहीं करता पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनने या पाकिस्तानी स्टाइल की जो है वो कपड़े पहनने का? बिल्कुल करता है। इन्होंने इनको भी टारगेट किया और यहाँ इन्होंने चॉइस ली भाई इनको एक्सपोर्ट करेंगे। कतई ऐसा नहीं है कि इनके एक्सपोर्ट हुए कपड़े सस्ते हैं, सस्ते कहीं भी नहीं है। दे आर नॉट गोइंग फॉर अ कॉस्ट लीडरशिप, ये इस पे नहीं गए। इन्होंने बोला भाई जो तरीका कार है एक्सपोर्ट का वो होगा महंगा ही, लेकिन इनको हम अच्छे से अच्छा फैब्रिक, अच्छे से अच्छा डिजाइन और अपनी कल्चर की याद दिलाने वाली चीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। सो बहरहाल काफी हद तक एक बेहतरीन जो है वो आउटलुक इसको उनको मिला और एक्सपोर्ट्स वगैरह काफी इनकी अच्छी हुई। यहाँ पे तो ये इतने डिस्काउंट्स बांटते हैं
कि इनका पाकिस्तान बिजनेस कोई खास इतना प्रॉफिट में नहीं होगा। खाड़ी के बारे में तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि पाकिस्तान में इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बचता। पाकिस्तान में इनकी ब्रांड पोजिशनिंग हुई हुई है, इन्होंने अपने ब्रांड को एक बेहतरीन और मजबूत तरीके से पोजीशन किया हुआ है। कमाते ही एक्सपोर्ट से ही है सबसे ज्यादा। जे डॉट का जो कॉन्सेप्ट है इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन मैंने अपने फर्म के अरसे में जो मेरा आर्टिकल्स का अरसा था, फिर एमशिप का अरसा था, मैंने अपनी असिस्टेंट मैनेजरशिप में खाड़ी के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव खाड़ी को लोकल पे इतना प्रॉफिट नहीं होता, वो तो आउटलेट्स की मेंटेनेंस और रेंटल्स वगैरह देने में ही अच्छा खासा पैसा निकल जाता है, ओवरहेड्स होते हैं। लेकिन जो इनकी कतर में, अबू धाबी में, दुबई में, यूएसए में, यूके में, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में, इन जगहों पे जो इनकी सेल्स है ना, वो इंतहाई आउट क्लास है, जो ये एक्सपोर्ट्स करते हैं और एक्सपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर जो कमाते हैं। सबसे बड़ा इन्होंने एडवांटेज किस बात को लिया है, इन्होंने बोला भाई कल्चर को टारगेट करो, शलवार कमीज इज़ार कल्चर, ये हमारा तरीका है, तो हम जो है अच्छे से अच्छा इनको प्रोवाइड करेंगे। जे डॉट ने ये काम मेस्कुलाइन यानी कि मेल सेगमेंट में किया और खाड़ी ने यही काम जो है इसी तरीके से। और फिर उसके बाद इनको फॉलो करते हुए बहुत सारे ब्रांड्स आए, जैसे MTJ है, इसके अलावा दूसरे इस तरह के ब्रांड्स हैं, वो बहरहाल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खाड़ी और जे डॉट की एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी कि हमने कल्चर को टारगेट करना है, अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है, और फिर ओवरऑल लेवल पे लोगों से एक प्रीमियम अमाउंट जो है वो यहाँ पे बहरहाल जो है वो कलेक्ट भी करना है। सही है। सो ये हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस वाली एलिमेंट है, इसको पढ़ते हैं। There could be more than one strategy chosen, but there is a chance of an inherent danger or disadvantage to any choice made. Although there are techniques for evaluating specific options, the selection is often subjective and likely to be influenced by the values of managers and other groups with an interest in the organization. ज़ाहिर वक्त के साथ साथ बदल भी सकते हैं. In addition to deciding the scope and direction of an organization, choices also need to be made about how to achieve the goal. Broadly, there are two ways in which a strategy can be pursued: इंटरनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक ग्रोथ, या एक्सटर्नल डेवलपमेंट, मर्जर एक्विजिशन, जेवी, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग। देखो, खाड़ी ने या जे डॉट ने किसी बड़े ब्रांड को एक्वायर नहीं किया। कोई चलते हुए ब्रांड को उन्होंने ये नहीं बोला कि अपना बिजनेस खत्म कर लो, हम तुम्हें एक्वायर कर दें। इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई, इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई, यानी अपने बलबूते पे, अपनी सेल्स पे आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करते चले गए। लेकिन कुछ एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होती है। सर इसकी क्या एग्जाम्पल है? फूड पांडा को ले लो। फूड डिलीवरी में हमारे पास दो बिजनेसेस थे, एक था फूड पांडा और एक और बिजनेस था जिसको फूड पांडा ने खरीद लिया था बाद में। किसी को याद है? यहाँ पे मेरी आईडी हटा के 13 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए, किसी को याद है फूड पांडा के साथ कोई एक फूड डिलीवरी बिजनेस था जिसको फूड पांडा ने एक्वायर कर लिया था, उसका नाम क्या था? ये सारे तुम लोग 2006-2007 के बाद आए हो। खैर फूड पांडा तो खैर 2007-8 के बाद ही एक्वायर हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ संभालने तक वो एक्वायर हो चुका हो। हाँ भाई, किसी को याद है? एनीवन? जल्दी से, नहीं याद है तो नो लिख दो ताकि मैं फिर खुद बता दूं। किसी को भी नहीं याद? इस बिजनेस का नाम था, चलो वेट कर, नहीं यार किसी को भी नहीं याद है। इस बिजनेस का नाम था ईटोए। ईटोए का नाम सुना है? सुना है ये नाम? ये सुना भी नहीं है? चलो याद नहीं आया एक अलग बात है, सुना भी नहीं है कभी ये नाम। चलो मोहम्मद अमीन कहते हैं ये सिर्फ मैंने सुना है, मलिक इमरान कहते हैं मैंने नहीं सुना है। लगता है इनका कैफ पास होने में ज्यादा टाइम है। अमीन पुराना बच्चा है, इसका कैफ थोड़ा देर से पास हुआ होगा। मलिक नया बच्चा है, कैफ जल्दी जल्दी पास हुआ होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ बात की होगी। ऐसा तो नहीं है? चलो आगे भी है, समरा खान भी कहती नहीं सुना, फरीना भी कहती नहीं सुना। देखो जो फूड डिलीवरी आई थी ना, तो नुमान नाम के एक बंदे ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नुमान नाम के एक बंदे ने ईटोआई का नाम से एक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया था। और उस वक्त फूड डिलीवरी में पाकिस्तान में दो ही स्टार्टअप्स थे, फूड पांडा और ईटोआई। फूड पांडा वॉज इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। ईटोआई वॉज बेसिकली ए लोकल ब्रांड, और ईटोआई अच्छा खासा कॉम्पीट कर रहा था इनके सामने, अच्छा कॉम्पीट कर रहा था। इन्होंने क्या किया, फूड पांडा वालों ने, इन्होंने एक्वायर कर लिया ईटोआई को। फूड पांडा ने एक्वायर कर लिया ईटोआई को, और बदले में जो ईटोआई के फाउंडर थे, जो इनके फाउंडर थे, उनको कहा भाई आप हमारा फूड पांडा पाकिस्तान का यूनिट चलाओ, यू आर द सीईओ। आप जो है वो सीईओ हैं, आप हमारा फूड पांडा का जो है यूनिट चलाएं। इसको कहते हैं एक्विजिशन के थ्रू आगे बढ़ना, कि आपने अपने कंपेटिटर्स को जिंदा रहने ही नहीं दिया, काट दिया उनको, एक्वायर कर लिया। वही एक्वायर कर लिया, जैसे उबर और करीम की इस तरीके से एक्विजिशन हुई थी। करीम एक्वायर हुआ था पाकिस्तान डिवीजन, और ये जो हमारे करीब के खित्ते हैं इसके अंदर, उबर ने इसको एक्वायर कर लिया था। फिर एक है फ्रेंचाइजिंग का मॉडल,
फ्रेंचाइजिंग। मुझे बताओ पिज्जा में, पिज्जा के केस में सबसे ज्यादा हमारे पास सबसे ज्यादा फैलने वाली फ्रेंचाइज किसकी है? मोहम्मद, तुम्हारा मैसेज आया है तो फिर किस तरह से है तुम बताओ। पिज्जा के केस में सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज आपको कराची में किसकी नजर आती है? पिज्जा हट की फ्रेंचाइजेस नजर आती हैं? थोड़ा और जहन पे जोर डालो, उससे ज्यादा किसकी फ्रेंचाइजेस नजर आती है? जहां आप जाते हैं आपको ये पिज्जा मिल जाता है। एक्सीलेंट सर, ब्रॉडवे। ब्रॉडवे की फ्रेंचाइज आपको हर जगह नजर आएगी। ब्रॉडवे फ्रेंचाइजिंग के मॉडल पे चलता है। इसकी स्ट्रेटेजिक चॉइस ये है कि इसने कहा भाई मैं हर जगह एक ब्रांच खोल दूंगा। इसकी वजह से ब्रॉडवे के मसाइल भी हुए और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई कि भाई वो टेस्ट में मतलब फर्क आ गया, डिलीवरी सर्विस में फर्क आ गया, बाजी जगह नेगेटिव कमेंट्स आए। और इसी तरीके से दूसरी इसकी एग्जांपल है बर्गर लैब। बर्गर लैब ने भी इसी तरीके से पेनिट्रेट किया मार्केट, बहुत तेजी से अपनी फ्रेंचाइजेस दी। तकरीबन हर जगह आपको बर्गर लैब की कोई ना कोई फ्रेंचाइज जो है वो नजर आ जाती है। और बर्गर लैब भी क्वांटिटी के ऊपर काम करता है कि भाई लोगों को क्वांटिटी प्रोवाइड करके देनी है। सही है, क्वांटिटी प्रोवाइड करके देनी है। ओवरऑल लेवल पे ओवरऑल लेवल पे ये एग्जांपल हमारे पास जो है वो मौजूद है। सबवे की भी फ्रेंचाइजेस काफी हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। सबवे की भी फ्रेंचाइजेस काफी हैं। आप डाइनर्स देखेंगे, डाइनर्स की भी फ्रेंचाइज आपको हर मॉल के अंदर तकरीबन मिल जाएगी। वो ब्रांचेस हैं या किसी को फ्रेंचाइज हैंड ओवर की हुई है, डजेंट मैटर, वो पूरे कराची में जो है वो पेनिट्रेट कर गए। इसी तरीके से डाइनर्स के साथ साथ आप मूसा जीज देखें, मूसा जीज आपको तकरीबन हर जगह पे नजर आ जाता है। ठीक है, हर जगह उसकी एक ब्रांच या एक फ्रेंचाइज जो है वो किसी न किसी को दी हुई है। मूसा जी के बारे में आई नो कि फ्रेंचाइजिंग वाला मॉडल इनका जो है वो काम करता है। इसी तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में हमारे पास IB ग्रेड्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट प्रिपरेशन करवाता है। अनीस हुसैन नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट प्रिपरेशन करवाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने बहुत सारी अपनी फ्रेंचाइजेस दी हुई हैं और ये फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान में या कराची लेवल पे ऑपरेट करती हैं। गुल अहमद कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल, आइडियाज कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। लेकिन आइडियाज के बारे में मैंने ब्रांचेस सुना है, फ्रेंचाइजिंग के बारे में इतना जो आइडिया नहीं है। खान अकेडमी कुड बी वन थिंग। ठीक है, सो ये फूड पांडा की एग्जांपल जो है वो ईटोए को उन्होंने एक्वायर कर लिया था और नुमान को बेसिकली CEO बना दिया था। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इसका कोई कजन होता है, वो मेरे एक एक्विंटेंस की फ्रेंडशिप सर्कल में जो है वो आता है। तो मैंने इसके बारे में जो है वो उनसे पता किया था और मुझे पता चला था कि यार इस तरीके से एक्विजिशन वाला शुरू में, और शुरू के 2-3 साल 4 साल में ही ईटोए को उन्होंने लेके खत्म कर दिया था। आज आपने ईटोए का नाम भी नहीं सुना हुआ। तो ईटो मुझे याद है जब 2011-12 में फूड डिलीवरी का स्टार्ट हुआ था, या यूँ समझो कि 8-9-10 के अंदर, 2009-2010 के अंदर, तो सबसे पहले ये 2 ही स्टार्टअप्स आए थे कराची में जिन्होंने काम शुरू किया था। ठीक है ना। अब स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में और क्या आता है? There will be several possible courses of action to open to the organization. For example, international retailer may need to decide on areas such as which areas of the world are most important to concentrate. ये choices को सोचने का तरीका है। अब एक इंटरनेशनल रिटेलर किस तरह सोचेगा? Which areas of the world are most important? Where is it possible to maintain a common basis of trading? Is it necessary to introduce variations by market focus? जाहिर है वेरिएशंस की एग्जांपल क्या है? मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में बर्गर बेचता है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का जो बर्गर है वो रिलेटिवली डिफरेंट है नॉन मुस्लिम कंट्रीज से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं की जा सकती। व्हाट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट रेंज? आप यूके में अगर एक डोनट्स की फ्रेंचाइजिंग चेन चला रहे हैं तो उसका तरीका बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान या कराची में आपको डंकिन डोनट्स नजर आता है, हैप्पी डोनट्स नजर आता है, ओ डोनट्स नजर आता है। ये जिस तरीके से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं यूके में नहीं ऑपरेट करेंगे। इंटरनेशनल तरीका अलग है। Should the company attempt to follow these strategies by internal development or joint venture activity through franchising? क्या इन्हें पार्टनरशिप्स करनी चाहिए? सवाल पैदा होता है, क्या इन्हें पार्टनरशिप्स करनी चाहिए? इन्हें एक्विजिशंस करनी चाहिए? एक्विजिशन का ए थोड़ा सा खराब हो गया है, इसको सही कर लेते हैं पहले। क्या आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए या आपको फ्रेंचाइजेस दे देनी चाहिए? आपको कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए? इन सब में बहुत डिटेल है। हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में ये मॉडल्स पढ़ेंगे। आपको डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहिए? आपको वॉल्यूम्स को टारगेट करना है या आपको मार्जिन्स को टारगेट करना है? ये भी 12 लाख चॉइस होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर आती हैं। All of these considerations are important and need careful consideration. Indeed, in developing strategies, a potential danger
is that managers do not consider any but the most obvious course of action, and the most obvious is not necessarily the best. A helpful step in strategic choice can be to generate strategic options. जितने options आप create कर सकते हैं वो create करें कि भाई वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम काम कर सकते हैं. फिर strategic options generation is the process of establishing a choice of possible future strategies. There are three main areas to consider. Porter describes certain generic competitive strategies, lowest cost या differentiation. फिर ANSOF ये हम इंशाल्लाह ताला आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Institutional strategies, relationship with other organizations, ये भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा जी स्ट्रेटेजिक चॉइस का एलिमेंट है, स्ट्रेटेजिक चॉइस का एलिमेंट है. इसके अंदर हाउ टू कॉम्पीट, पॉटर के मॉडल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको. डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, ANSOF के मॉडल्स पढ़ाऊंगा. मेथड ऑफ ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ या एक्विजिशन, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ाऊंगा. तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर हम ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं और हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हमें ऑपरेट करना चाहिए. हमें पार्टनरशिप्स की तरफ जाना है, हमें एक्विजिशंस की तरफ जाना है, हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें फ्रेंचाइजीज की तरफ जाना है, हमें नई मार्केट्स को डेवलप करना है या हमें नए प्रोडक्ट को डेवलप करना है. एक होता है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स में इजाफा करते हैं, एक होता है कि नहीं जी प्रोडक्ट हम एक ही बेचेंगे लेकिन हम जगहों में इजाफा करेंगे, हम फैल जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर. एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दूसरी मार्केट डेवलपमेंट है. एक है कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट पे काम कर लिया, अब मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ये डाइवर्सिफिकेशन है. एक है कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट पे काम कर लिया, अब इसका रॉ मटेरियल भी मैं खुद बनाऊंगा, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. एक है कि भाई इसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अगर बर्गर बेचता हूं तो फ्राइज भी बेचूंगा, कोल्ड ड्रिंक भी बेचूंगा, ये क्रॉस सेलिंग है. अब फ्राइज बेचते हुए बोलूंगा कि जी छोटा वाला ना ले, अपसाइज करवा लें, ये अपसेलिंग है. इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप इवैल्यूएट करके अपनी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिकली किस मूव के अंदर जो है वो ऑपरेट करना चाहिए. सो ये हमारी बेसिकली स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की जो है वो यहाँ पे एग्जांपल होंगी. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी है एसगार्ड 9, टेक्सटाइल की एक कंपनी है. इंतहाई बुरे हालात इसके ना, हेवी डेट्स जिसकी कोई हद ही नहीं, मतलब इतने डेट है इनके ऊपर. इन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है, रनिंग फाइनेंस को पे करने के लिए बैंक ओडी लिया. पता नहीं इतना ज्यादा इनके अंदर डेट मौजूद है, हत्ता कि कंडीशन ये आ गई थी कि ये अपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे और बात ये खड़ी हो गई थी कि भाई इनको लिक्विडेट कर देते हैं, इनको लिक्विडेट कर देते हैं. बैंक्स खड़े हो गए कि भाई हमें हमारे पैसे दो. बैंक्स जो है वो क्वेश्चन करने लगे. तो लॉ ने या कोर्ट ने इनको ये कहा कि भाई या तो आप इस कंपनी को लिक्विडेट करें और लिक्विडेट करके आपको अपनी जितनी प्रोसीड्स मिल रही हैं इन प्रोसीड्स को वापस कर दें, या फिर एट द सेम टाइम लिक्विडेट करके प्रोसीड्स वापस अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप वेट करें और अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दें. अब लोन्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं तो IFRS 9 का एक क्लॉज आ जाता है जो तुम लोग इंशाल्लाह ताला अकाउंटिंग में पढ़ोगे, रिपोर्टिंग में. IFRS 9 कहता है कि जब आप रीस्ट्रक्चर करो तो कितने साल की रिस्ट्रक्चरिंग की है आपने, लेट्स से भाई 15 साल की है, आपने 10-15 साल की है ना. तो 10-15 साल के बाद जो आपकी लोन की लाइबिलिटी बनती है, उस लाइबिलिटी की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो, एसगार्ड आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले और अपनी बैलेंस शीट में उसको बुक करे, प्लस जो एक्चुअल लाइबिलिटी बनती है और उसके बीच की जो प्रेजेंट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, इस डिफरेंस को IFRS 9 कहता है कि P&L में ले जाओ. IFRS 9 कहता है P&L में ले जाओ. सो पहले ये इनकम बनती है शुरू में, और बाद में जैसे जैसे ये लोन अनवाइंड होता चला जाता है, पे होता चला जाता है, ये फाइनेंस कॉस्ट बन के P&L में आ जाती है. यानी ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है. टाइमिंग डिफरेंस है. हमने प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ये देखा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने ये देखा कि जब ये एसगार्ड की ये वाली रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज आ रही थी ना, तो सारे ब्रोकर्स ने अपने लोगों को बोलना शुरू किया, या इस तरह के जो एडवाइजर्स होते हैं जो एडवाइस कर रहे होते हैं, मार्केट में एक बात फैल गई कि यार एसगार्ड का शेयर खरीद लो, ये बढ़ने वाला है, ये बहुत साल से लॉसेस में था, अब ये प्रॉफिट में आ गया. हालांकि वो प्रॉफिट में नहीं आया था, ये एक टेम्पररी इनकम आ गई थी इसके ऊपर, ये टेम्पररी इनकम आ गई थी जो बाद में फाइनेंस कॉस्ट बन के जो है वो निकलनी है. अगले दिन एक कोहराम मच गया भाई, लोग तेजी से एसगार्ड को खरीदने लगे और एसगार्ड अचानक से 20-22% ऊपर चला गया. 11-12 रुपए का स्टॉक 15-16 रुपए के ऊपर लोग लेके चले गए. रीजन बीइंग भाई प्रॉफिट में आने वाला है. हालांकि लोगों को समझ ही नहीं थी, वो कंपनीज को पढ़ के जानते ही नहीं थे. सो बेसिकली मैंने जब अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट्स का, तो मैंने भी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस ली, मैंने भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखी. स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या ली मैंने कहा यार पाकिस्तान में इस चीज की एजुकेशन की बहुत कमी है.
बहुत ज्यादा लोगों को इसकी एजुकेशन की जरूरत है। फिर जो लोग सीख जाते हैं उन्हें हेल्प की जरूरत होती है डेली बेसिस पे, ताकि उन्हें सही बात बताई जाए। अब मुझसे कोई पूछता तो मैं बताता भाई ये टेम्पररी प्रॉफिट है, इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करो। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप समझो 15 रुपए से 18-20 का होने वाला है, आप खरीदो और कोई आपको अपना बेच के जो है वो चला जाए। तो हमने फिर 3 डोमेन्स इंट्रोड्यूस किए अपनी कंपनी में, और हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस ये बनी कि हम 3 डोमेन्स में काम करेंगे। पहला एजुकेशन, वेयर वी आर गोइंग टू एजुकेट पीपल के काम होता कैसे, किस तरह करते हैं। वंस दे आर एजुकेटेड, फिर हम उन्हें एक तरीके से जो वो डेली एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए अगर आप खुद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट खुद नहीं कर सकते, उनके पास वक्त नहीं होता, उनके लिए हम उनकी पोर्टफोलियो की एडवाइजरी कर देंगे कि भाई आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को किस तरीके से लेके चलें। सो हमने अपने बिजनेस का मॉडल इस तरीके से बनाया, और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है वो इस तरीके से रही। हमने कहा यार हम इस तरीके से इन 3 डोमेन्स में काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इस चीज़ की हमें इजाजत भी देता है, और लोगों के लिए ये एजुकेशन भी जो है वो जरूरी है। हेंस जो मेरी कंपनी है वेल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अपना एक पर्पस कैरी करती है कि ना लोगों को इस चीज़ के ऊपर सिर्फ एजुकेट किया जाएगा, बल्कि एजुकेट करने के साथ साथ उन्हें प्रॉपर एडवाइस भी करेंगे पढ़े लिखे अंदाज में, जिसमें फंडामेंटल वैल्यूएशंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब कुछ आ जाता है। और उन्हें टेक्निकली बताएंगे कि किसी स्टॉक को अगर उन्होंने खरीदना है तो क्यों खरीदना है, और किसी को बेचना है तो क्यों बेचना है। सो दिस इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या स्ट्रेटेजिक चॉइस जिसको आप कह लें। और हमने इस तरीके से इसके चार्ट को यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये जो 3 चीजें हैं, जो हमारे पास ये 3 मॉडल्स आ रहे हैं, ये हम बेसिकली आगे बहुत ज्यादा डिटेल में इनको स्टडी करने वाले हैं। सो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया। पहले जहां पे हम पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन का एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपसे बताया हम पेस्टल बाद में पढ़ेंगे, स्वॉट पढ़ेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कंपटीशन की थ्योरीज पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर कंपटीशन की थ्योरीज आती हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, बीसीजी मैट्रिक्स, मेथड्स ऑफ ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, किस तरीके से कॉम्पीट करना है, ये सारा कुछ आगे जाके हमने डिटेल में देखना है, और ये मॉडल्स की शक्ल में आएंगे। सो अब जब हम स्ट्रैटेजी में चीजें पढ़ रहे होंगे, वो हम मॉडल्स की शक्ल में पढ़ रहे होंगे कि भाई बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहता है, पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल क्या कहता है, इसी तरीके से ग्रोथ, जो एंस ऑफ ग्रोथ का मॉडल है वो क्या कहता है, ग्रोथ किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, पोर्टर ने इसके ऊपर क्या दिया है, स्ट्रेटेजिक चॉइस कैसे बनती है। इस स्ट्रेटेजिक चॉइस के ऊपर आपका 3-4 चैप्टर्स का जो है वो मैटर निकल जाएगा, और 3-4 चैप्टर्स तक जो आप मॉडल पढ़ेंगे वो भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर फॉल करेंगे। फिर बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में से किसी एक को आप सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल लेवल पे, सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल लेवल पे उसकी प्लानिंग वगैरह करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की भारत जो है वो कोशिश करते हैं। सो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, जिसके अंदर हमने देखा कि यार किस तरीके से हम किसी ऑप्शन को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, ऑप्शन को इवैल्यूएट करने का एक और मॉडल हमारे पास है, सूटेबिलिटी, फीजिबल और एक्सेप्टेबल। सर क्या दुनिया में हर चीज जो अवेलेबल है वो कर लेनी चाहिए? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप एक वक्त में एक चीज कर सकते हैं, तो कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए फीजिबल है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है, इस मरहले से भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस के अंदर, स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर किसी चीज को गुजारा जाता है, और फिर इस चीज को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारी जो है वो बेसिकली दो चीजें जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब तीसरा सेगमेंट है स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन का। वहां अब हम इस तीसरे सेगमेंट को देखते हैं।